नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एलआईसी प्रपोजल फॉर्म नंबर 300 को। जी हां, हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि 300 नंबर फॉर्म के अंदर ऐसा कौन सी खास इंफॉर्मेशन है जो कि कस्टमर की डाली जाती है और कहां पे वो इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, समझेंगे इस फॉर्म को किस तरीके से भरा जाता है जिससे कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रपोजल आप डाल रहे हैं एलआईसी को, वो रिजेक्ट ना हो और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना जाए। तो ये वीडियो सिर्फ एजेंट्स के लिए नहीं, ये वीडियो कस्टमर्स के लिए भी है क्योंकि कस्टमर्स को भी ये चीज जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि इस फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी खास चीज है और इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्म का पेज नंबर 1। सबसे पहले आप समझेंगे कि फॉर्म नंबर जो 300 है वो सिर्फ ऑन लाइफ के ऊपर है। मतलब अगर आप अपनी पॉलिसी अपने नाम पे ले रहे हैं, मतलब आपकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है, मतलब आप बच्चे के लिए पॉलिसी नहीं ले रहे हैं, तो ये फॉर्म आप यूज करेंगे जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई है सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर। जहां पर फर्स्ट पॉइंट है कि आपको ये फॉर्म जो भरना है पूरा ब्लॉक लेटर्स के अंदर भरना है। दूसरा, इस कंप्लीट फॉर्म को 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड करा गया है जिसके अंदर सबसे पहले डिटेल्स है लाइफ एश्योर्ड की। दूसरा है पर प्लान को प्रपोज क्या करा गया है। तीसरा, डिटेल ऑफ पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हैबिट्स, मतलब फैमिली डिटेल्स होंगी, आपकी हेल्थ की सिचुएशंस होगी और आपकी हैबिट्स के बारे में डिक्लेरेशन होगा। और फोर्थ सेक्शन है जो कि डिक्लेरेशन है कि आप इस प्लान को ले रहे हैं। तीसरा, इसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है जो भी क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसका सही जवाब दें, उसका गलत जवाब या कोई चीज छुपाए नहीं। फोर्थ नंबर, जहां भी सिग्नेचर है सिग्नेचर करना है। फिफ्थ और सिक्स नंबर पे आपको अगर देखेंगे तो आपको जहां पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वहां पे यस और नो में प्रॉपर आंसर देना है आपको। वहां पे कोई भी डॉट नहीं डालना है, डैश या कोई लाइन डाल के नहीं छोड़ना है उसको। लास्ट है कि अगर आप से कहीं भी कोई गलती हो गई है, कोई मिसस्पेलिंग हो गई है, तो उसको कट करके वहां पे दोबारा साइन करके उसको ठीक कर सकते हैं आप। मतलब वहां पे आपको री साइन करने पड़ेंगे जिसका इंश्योरेंस है उसको। उसके बाद उसके नीचे आ रहा है टू बी फिल्ड बाय एजेंट। यहाँ पे आपको मतलब अगर कस्टमर है तो कस्टमर को नहीं भरना है। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज ओनली है तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। ऊपर की साइड पे आते हैं, सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कस्टमर की पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। इसके बाद आते हैं फर्स्ट पेज के नीचे की साइड आते हैं जहाँ पे सेक्शन 1 स्टार्ट होता है। जहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका कस्टमर का पूरा नाम। यहाँ पे कस्टमर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मेंशन करना है। उसके बाद कस्टमर का फादर नेम। ये मैं एग्जांपल के लिए, एक रेफरेंस के लिए नाम लिखते जा रहा हूँ जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तीसरा मदर नेम आएगा। उसके बाद अगर मेल है जेंडर तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, वहां पे आप आगे आप मेंशन कर देंगे। कस्टमर का मैरिटल स्टेटस, फिर उनका स्पाउस का नाम, अगर लेडी के नाम पे तो उनका हस्बैंड और हस्बैंड के नाम पे तो उनकी वाइफ, और अगर सिंगल है तो वहां पे मैरिटल स्टेटस पे सिंगल हो जाएगा और स्पाउस पे नील हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मतलब पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। और एज जो है, करंट जो एज आ रही है क्लाइंट की, वो एज यहाँ पे लिखनी जरूरी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कहाँ पे क्लाइंट की बर्थ हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुआ है तो वहां पे कानपुर उत्तर प्रदेश लिखना होगा आपको। उसके बाद नेचर ऑफ एज प्रूफ। एज प्रूफ के अंदर आप पैन कार्ड भी ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, इवन पासपोर्ट ले सकते हैं, तो वहां पे आपको मेंशन करना होगा। नेशनलिटी, अगर उनकी इंडियन है तो इंडियन लिखनी है, सिटीजनशिप इंडियन है तो इंडियन लिखनी है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर आपके पास डिटेल पूरी आ गई है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको एज पर डॉक्यूमेंट वहां पे फिल करना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो उसके अंदर सेकंड पेज पे आ जाते हैं हम लोग। सेकंड पेज पे रेजिडेंशियल स्टेटस जो है आपका, वहां पे आपको अगर वो रेजिडेंट इंडियन है या एनआरआई है, जिस तरह से है उनको आपको टिक मारना होगा वहां पे। अगर वो इंडियन रेजिडेंट इंडियन नहीं है, नॉन एनआरआई है या फॉरेन नेशनल है, तो उसके केस में उनका नीचे 16th कॉलम में यहाँ पे उनका आपको कंप्लीट डिटेल्स एड्रेस वगैरह डालना होगा विद पिन कोड। उसके बाद आता है केवाईसी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। यहाँ पे आपको अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं तो वहां पे आपको यस और नो करना होगा। अगर नो करते हैं तो नो, नहीं करते हैं तो नो, यस करते हैं तो यस। उसके बाद उनका पैन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद तीसरा, आपको आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना है। आईडी नंबर, अगर आप आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड के लास्ट के चार डिजिट ही डाले जाएंगे। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह डाल रहे हैं तो उसके अंदर एक्सपायरी डेट भी डालना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ में जो भी आपने एड्रेस प्रूफ लिया है, अगर आपने आधार कार्ड लिया है, अगर आपने राशन कार्ड लिया, ड्राइविंग लाइसेंस लिया, तो वहां पे यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा आपने क्या डॉक्यूमेंट उनसे लिया है। अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो उनके जीएसटी की डिटेल डालनी होगी। और लास्ट में सी केवाईसी, अगर उनका सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री हो रखी है तो उनका सेंट्रल केवाईसी नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद थर्ड सेक्शन के अंदर आते हैं, वहां पे ऑक्यूपेशन आपका,
ऑक्यूपेशन के अंदर सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर जो भी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कस्टमर की, वो मेंशन करनी है। उसके बाद वो क्या काम करते हैं, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब अगर बिजनेस है तो नीचे बिजनेस लिख के आ जाएगा। नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर उनका अपना बिजनेस है तो उनकी कंपनी का नाम, अगर वो जॉब करते हैं तो उनकी जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां का नाम, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जो कंपनी के नाम से वो बिल काटते हैं वो उनको नाम मेंशन करना होगा यहाँ पे। फिफ्थ, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज, वो किस तरीके का काम करते हैं। अगर वो ड्राइवर हैं तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लिखेंगे। अगर उनका बिजनेस है, फॉर एन एग्जाम्पल इंश्योरेंस सेल करते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग लिखा जाएगा। अब सिक्स पे आते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, मतलब लास्ट कंपनी में नहीं, टोटल उनको टाइम जॉब करते या बिजनेस करते हुए कितना समय हो चुका है वो लिखना है यहाँ पे। और सेवंथ कॉलम में उनका टोटल एनुअल इनकम वो उनकी कितनी है। अगर वो इनकम टैक्स फिल करते हैं तो उनके इनकम टैक्स आईटीआर के हिसाब से आपको लिखना होगा, और अगर जॉब पे है तो उनकी सैलरी के हिसाब से उनकी एनुअल इनकम जो आ रही है वो लिखनी होगी। उसके बाद आठवें कॉलम में आता है, अगर वो कहीं आर्मी में है, आर्म फोर्स में जॉब करते हैं, तो उस केस के अंदर ये फॉर्म भरा जाएगा, जिसके अंदर उनकी कौन से विंग से जिसके अंदर वो कौन से विंग से बिलोंग करते हैं, क्या रैंक है उनकी, उनके लास्ट मेडिकल कब हुआ था, इस तरह की डिटेल डाली जाती है। उसके बाद अगर वो आर्म फोर्स में नहीं है तो यहाँ पे आप क्लियरली नो लिखेंगे और नीचे भी सब जगह पे नो लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ कॉलम के अंदर आपका अदर्स में आता है, जिसके अंदर आप अगर कोई हजार्डस एक्टिविटीज करते हैं, कोई हॉबीज है आपकी जो डेंजरस है, आपकी लाइफ के लिए डेंजरस है, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। वहीं पे दूसरे कॉलम में अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अगर चल रही है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में मेंशन करना होगा, और नहीं चल रही है तो क्लियरली नो लिखना होगा। तीसरा कॉलम होगा, अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है या आपकी फैमिली पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे क्लियरली लिखना होगा, वहां पे डिटेल देनी होगी आपको, यस और नो। अगर यस है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी किस तरीके से है, और नहीं है तो यहाँ पे नो लिख के आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ तक 2 नंबर पेज खत्म हो जाएगा आपका। अब आते हैं तीसरे नंबर पेज पे, जहां पे आपका फिफ्थ कॉलम आएगा। फिफ्थ कॉलम है एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस। यहाँ पे कई एजेंट्स गलती कर देते हैं और कई जगह पे कस्टमर गलती करते हैं। यहाँ पे आप प्लीज ध्यान से देखिए, ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा है, प्लीज गिव डिटेल्स ऑफ योर प्रीवियस इंश्योरेंस टेकन फ्रॉम एलआईसी एज वेल एज फ्रॉम अदर इंश्योरेंस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे एलआईसी की ही देनी है, एलआईसी के साथ साथ आपकी जो भी पुरानी पॉलिसी चल रही है किसी और कंपनीज की भी, जिसमें आपकी लाइफ का इंश्योरेंस हो रखा है, उसकी डिटेल्स आपको देनी है यहाँ पे। अगर आपकी पॉलिसी कोई सरेंडर करी है आपने या लैप्स हो गई है विद इन 3 इयर्स, उसकी डिटेल भी आपको मेंशन करनी होगी। तीसरा, अगर आपकी कोई प्रपोजल, आपने फ्रेश प्रपोजल दिया था, वो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देनी होती है, जिसके अंदर आपको क्लियरली लिखा है कि अगर आपकी सीट कम कम पड़ती है आपको, मतलब आपके 5 से ज्यादा पॉलिसीज हैं, तो उस केस के अंदर आप एक अलग से शीट ले लीजिए, उसके अंदर आप पूरी डिटेल लगा के अनेक्शर को अटैच कर दीजिए। ये सारी डिटेल आपको देनी होती है, ये देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ आप चीट कर रहे हैं, वो करना गलत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ कॉलम जो है हमारा, ये कॉलम है आपका नॉमिनी का। इस कॉलम को आपको समझना होगा कि अगर आप अपने नॉमिनी को, आप अपने बच्चों को नॉमिनी बना रहे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है, तो उस केस के अंदर उनका नाम, उनका जो आप एड्रेस है उनका एड्रेस मेंशन करेंगे, कितने परसेंट पे शेयर दे रहे हैं आप उनको, 100% दे रहे हैं या 2 बच्चों को करके 50-50 दे रहे हैं, उनकी एज ऑन डेट उस समय एज क्या है, रिलेशन विद द लाइफ इंश्योर्ड, मतलब जो नॉमिनी है वो बच्चा है उनका या वाइफ है उनकी, जो भी है उनका वहां पे डिटेल डाली जाएगी। अगर बच्चे छोटे हैं, 18 साल से कम है, तो उस केस के अंदर आपको अपॉइंटी को असाइन करना पड़ेगा। अपॉइंटी आप अपनी वाइफ को रख सकते हैं, अपने मदर को रखते हैं, वहां पे आपको अपॉइंटी की नाम, एज वगैरह देनी होगी, साथ में अपॉइंटी से उसको कंसेंट भी, मतलब साइन भी कराना होगा। नीचे आपको आईडी प्रूफ ऑफ नॉमिनी और अपॉइंटी की आईडी नंबर, आपको कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपॉइंटी का आईडी नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उससे काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेवंथ कॉलम पे, जहां पे आपकी आपकी बैंक डिटेल्स होंगी। बैंक डिटेल में आपका सेविंग है या करंट अकाउंट है, जिससे आपकी एनईएफटी ऑटोमेटिक फर्स्ट डे ही अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आपको दोबारा से एनईएफटी अपडेट करानी नहीं पड़ेगी, अगर आपको मनी बैक का प्लान है या आपका आगे कोई किसी तरह का प्लान है जिसमें आपको रिटर्न मिलना है। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वो दीजिएगा जिससे कि आप जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स आते हैं और आप नंबर कंटिन्यू रखते हैं, और जरूर चेक कर लीजिएगा कि ईमेल आईडी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे साइन करना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेक्शन खत्म हो जाता है फॉर्म नंबर 300 का। उसका सेक्शन 2 आता है प्रपोज प्लान, कौन सा आपने प्लान किया है,
उसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योरेंस का, सेविंग है, रिस्क कवर है, या सेविंग प्लस रिस्क कवर है, तो आप उस हिसाब से टिक मारिए। दूसरा, ये प्लान किसके ऊपर है, इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर, या एचयूएफ के ऊपर, या एमडब्ल्यूबी पे। अगर आप इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर प्लान ले रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर टिक किया जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई राइडर ले रखा है तो यहाँ पर राइडर पे टिक होगा। और उसके बाद अगर फोर्थ, उसके बाद आते हैं फोर्थ सेक्शन के ऊपर। फोर्थ सेक्शन के अंदर आपके प्लान की डिटेल्स होंगी। अगर आपने जीवन लाभ लिए 936 लिए 25 साल की, तो उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 16 साल है। तो यहाँ पे प्रीमियम पेइंग जो आएगा वो लिख के आएगा 936, 25 और 16, मतलब 936 टेबल नंबर, 25 साल का टर्म है और 16 साल प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। सम एश्योर्ड आपका जो अगर 10 लाख का है तो 10 लाख रुपए पूरा लिखा जाएगा। आपको मोड ऑफ पेमेंट, अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली लिया है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और मंथली लिया है तो मंथली के केस में नेच लिख के यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने टर्म राइडर लिया है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, नील कर देना है उसको। क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइट, एक्सीडेंट बेनिफिट सम एश्योर्ड, यहाँ पे नॉर्मली इंडोमेंट पॉलिसी के अंदर होता है, तो उसके अंदर आपको यस कर देना है। इफ पॉलिसी इज टू बी बैकडेट, अगर बैकडेट का एक फीचर होता है एलआईसी पॉलिसीज के अंदर, अगर आप अपनी पॉलिसी को बैकडेट कराना चाहते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर अपने बच्चे के बर्थडे के लिए प्लान कर रहे हैं और बच्चे का बर्थडे जा चुका है, तो उस डेट पे आप बैक डेट पे जाके ही पॉलिसी ले सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। उसके बाद बी सेक्शन के अंदर जाते हैं, ये पुलिस पर्सनल के लिए होता है। उनके लिए आपको, अगर आप पुलिस पर्सनल की पॉलिसी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी, जिसके अंदर क्लियरली लिखा है वेदर यू आर एंगेज इन पुलिस ड्यूटी इन एनी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अदर देन पैरामिलिट्री फोर्स, इफ यस, यहाँ पे यस करना है। आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइटर लेना चाहते हैं तो यस और नो यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपकी ट्रिपल एस पॉलिसी है तो ट्रिपल एस पॉलिसी के हिसाब से आपको यहाँ डिटेल डालनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 में। यहाँ पे ऑप्शन डालना है, अगर आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइटर लेना है आपको, तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइटर लेने के लिए यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन डालना, टिक करना होगा। अगर लेना है तो यस करना, नहीं तो नो करना है इसको। उसके बाद आता है, अगर आपकी पॉलिसी, आप पॉलिसी ले रहे हैं आधार स्तंभ या आधार शिला, जिसका टेबल नंबर है 943 और 944, तो आपको ये कॉलम नंबर जो 6 है इसको भरना है, अदरवाइज इसको भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉलम नंबर 7 है, ये कॉलम नंबर 7 तभी भरना है अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं जीवन अमर, मतलब टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर भरना है। और अगर नहीं ले रहे हैं तो नहीं भरना है। अगर जीवन अमर ली है तो आपको यहाँ पे भरना होगा कि नॉन स्मोकर है या स्मोकर है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल सम एश्योर्ड लेना है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेना है, मतलब एक लेवल सम एश्योर्ड होता है, एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड होता है, ये आप मेरी जीवन अमर वाली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, वहां पे आपको टिक करना होगा। उसके बाद आता है एट्थ कॉलम। एट्थ कॉलम के अंदर लिखा है कि अगर आपकी कोई और भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो कि अभी प्रपोज करी हुई है कॉर्पोरेशन के अंदर, जो कि आपकी लाइफ के ऊपर है, या आपने रिवाइवल के लिए अप्लाई करा हुआ है, तो यहाँ पे आपको, अगर कर रखा है तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। यस लिखेंगे तो उसकी डिटेल देनी होगी, उसका पॉलिसी नंबर वगैरह कंप्लीट डिटेल देनी होगी। उसके बाद दूसरा बी सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ जो है, आपके इस इंश्योरेंस के साथ-साथ में आपकी जो पॉलिसी चल रही है जिनकी डिटेल दे दी, उसके अलावा क्या आपकी साइमल्टेनियसली आपके बच्चों के या आपकी बीवी की पॉलिसी के साथ में आपका इंश्योरेंस तो नहीं हो रखा है? अगर हो रखा है तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, और नहीं तो नो। अब आता है हमारा 9th कॉलम, सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन जैसे आप मेरी वीडियोस के अंदर देखते होंगे कि प्लान के अंदर आजकल नए ऑप्शन आ चुके हैं कि आप अपनी पॉलिसी का डेथ बेनिफिट जो है उसको सेटलमेंट ऑप्शन में भी दिला सकते हैं अपने नॉमिनी को। तो उसके अंदर ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो सेटल डेथ बेनिफिट है वो आपके नॉमिनी को सेटलमेंट के मोड में मिले, तो आप वहां पे यस लिख दीजिए, अदरवाइज नो लिख दीजिए। अगर आप नो करते हैं तब तो ये वहां यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर यस करते हैं तो आपको साथ में इस फॉर्म के लास्ट में एक एडेंडम मिलेगा, जिसके अंदर आपको डिटेल भरनी होगी कि आपको किस तरह के इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करना है। आते हैं 10th मोड में, कंसर्न, कि आपको जो एजेंट जिससे आपने प्लान समझा है या आपने खुद समझा है, आपको ये प्लान पूरी तरीके से समझ आ गया है या आपको समझा दिया गया है? अगर यस तो यस करेंगे, नो कर देंगे तो यहीं से प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा आपको। दूसरा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन सारी समझा दी गई है एजेंट द्वारा, तो यहाँ पे यस करना है, आगे नहीं तो नो करना है। आता है लास्ट 11th, इसके अंदर आपको पूछा जा रहा है कि आपने जो एलआईसी कस्टमर पोर्टल है वो आपने ले रखा है, तो यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको अपनी कस्टमर की आईडी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर नहीं ले रखा है तो यहाँ नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपका सेक्शन 2 कंप्लीट होने जा रहा है। सेक्शन 2 को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको काउंटर साइन, मतलब इसको वेरीफाई करना होगा, यहाँ पे साइन करके इसको आप वेरीफाई कर देंगे। अब आते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। इसके अंदर आपकी पर्सनल और फैमिली हेल्थ डिटेल्स के बारे में बात होगी, जिसके अंदर
सबसे पहले आपकी हाइट पूछी जाएगी, उसके बाद वेट। हाइट जो आप देंगे वो आपकी सेंटीमीटर्स में यहाँ लिखा जाता है, इंच और फीट में नहीं लिखा जाता है। साथ में वजन आपका। दूसरा, पिछले 5 साल के अंदर आप कहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या आपने कहीं पे ऐसा चेकअप कराया है, आपकी कोई दवाई चल रही है किसी तरह की, या आप अपने ऑफिस जहाँ जॉब करते हैं पिछले 5 साल के अंदर काफी समय तक के लिए छुट्टी पे रहे हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी है एबीसी कॉलम में। उसके बाद आते हैं ई कॉलम के अंदर। ई कॉलम के अंदर आपको सारी डिजीज दिख रही होंगी, 1 टू लेके 15 तक पॉइंट्स बना रखे हैं, जिसके अंदर लंग्स, रेस्पिरेटरी डिजीज, स्प्लिटिंग ऑफ ब्लड, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। इस तरह की कोई भी बीमारी है आपको तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज को नो करके आगे बढ़ना है। और अगर यस है तो उसकी कंप्लीट डिटेल एफ कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट एफ कॉलम के अंदर लिखने है कि नेचर ऑफ डिजीज क्या है, कब कब डायग्नोस हुआ था, फुल्ली रिकवर्ड हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर आते हैं जहां पे आपका पर्सनल हैबिट आती है, जिसमें कि आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स, आप ड्रिंक करते हैं तो यस और नो करेंगे। यस करते हैं तो कितना कंज्यूम करते हैं, या करते थे तो कब बंद करिए, उसकी डिटेल्स देनी होगी। आप किसी तरह के नार्कोटिक्स ड्रग्स लेते हैं, कोई भी किसी तरह का ड्रग्स ले रहे हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, जिससे कि आपका जो प्रपोजल फॉर्म है सही तरीके से एलआईसी के पास पहुंच सके। उसके बाद आपकी करंट हेल्थ का स्टेटस क्या है। ये करंट हेल्थ का स्टेटस अगर अच्छा है तो गुड लिखेंगे, अगर सही नहीं है तो आप लिखेंगे कि नहीं है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स के अंदर अगर आपकी फैमिली में किसी की भी डेथ, आपकी फैमिली मतलब आपके माता-पिता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, इनकी या आपके भाई-बहन, किसी की भी डेथ हार्ट डिजीज से, स्ट्रोक से, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, किडनी डिजीज, इस तरह की किसी भी डिजीज से हुई है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स, इस तरह की डिजीज से हुई है, तो उनकी कंप्लीट डिटेल मतलब नेम ऑफ द डिजीज, उनसे क्या रिलेशन था आपका, उनकी डेथ कब हुई थी, किस और जिस समय उनकी डेथ हुई थी उस समय उनकी एज क्या थी, ये कंप्लीट डिटेल यहाँ मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर आपकी फैमिली हिस्ट्री, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आपको कंप्लीट डिटेल देनी है। मतलब फादर अगर आपके अभी जीवित हैं तो यहाँ पे जीवित के केस में यहाँ पे एज लिखनी है उनकी, और स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब उनकी कंडीशन क्या है, गुड है, बैड है या फेयर है, जो भी लिखना है वो लिखेंगे आप। और उनकी डेथ हो चुकी है तो उस केस के अंदर यहाँ पे किस एज में उनकी डेथ हुई थी वो लिखना है, और उनकी रीजन ऑफ डेथ यहाँ पे लिखना है। मदर के केस में भी सेम केस रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं ब्रदर्स के केस में। ब्रदर के केस में आपके 2 भाई हैं, 3 भाई, तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ ब्रदर्स लिखने होंगे कि कितने जीवित हैं, कितने अभी नहीं हैं। उसके बाद जीवित जितने भाई हैं उनकी डिटेल यहाँ पे उनकी एज लिखनी होगी, उनका स्टेटस लिखना होगा, और अगर कोई डेथ हो गई है तो उनकी डिटेल यहाँ डालनी होगी। उसी तरह से सिस्टर में, स्पाउस के अंदर स्पाउस के आगे वाइफ है तो वाइफ, या अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड लिखना है कि उनकी एज और स्टेटस डालना है। उसके बाद बच्चों के केस में भी जैसे आपने ब्रदर में लिखा था वैसे ही मेंशन करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है फिफ्थ कॉलम, जो कि फीमेल क्लाइंट का अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उस केस के अंदर इसको भरने की जरूरत है, अदरवाइज आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, जैसे मैंने क्रॉस करा है इसको। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है इस समय, तो अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद उनकी लास्ट डिलीवरी कब हुई थी, उसकी डेट डालने मतलब मंथ और ईयर डालेंगे आप उसको। अगर अगर नियर बाय हुई है तो कंप्लीट डेट, मंथ और ईयर कंप्लीट डालेंगे। उनका कोई भी एबॉर्शन हुआ है, मिसकैरेज हुआ है या सिजेरियन हुआ है मतलब सी सेक्शन हुआ है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे डिटेल डालेंगे। उसके बाद डी के ऑप्शन के अंदर आता है अगर वो गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं या किसी तरह की दवाई चल रही है उनको इस तरह की, तो यहाँ पे यस करके डिटेल्स डाली जाएंगी। उसके बाद ई कॉलम के अंदर हस्बैंड की डिटेल्स आएंगी उनकी, हस्बैंड का कंप्लीट नेम, वो क्या काम करते हैं, उनकी सालाना इनकम कितनी है। उसके बाद हस्बैंड की जो भी पॉलिसीज हैं, पॉलिसी का नंबर, पॉलिसी के नंबर के साथ में कहाँ से पॉलिसी लिखी है, उनकी ब्रांच क्या है, उसके साथ में सम एश्योर्ड उनका कितना है, प्लान और टर्म कितना है, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मतलब पॉलिसी लैप्स हो गई है या इन फोर्स है या मैच्योर हो चुकी है, जो भी कंडीशन है वहाँ लिखनी है। और यहाँ पे आके आपको साइन करना है, और इसको यहाँ पे जाके सेक्शन 3 आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ साइन करने के बाद आप 8वें पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे सेक्शन 4 है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में यहाँ पे इंश्योरेंस मतलब जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं, आगे मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पे साइन होंगे, काउंटर साइन होंगे विटनेस से, या आपका एजेंट भी यहाँ पे साइन कर सकता है। उसके बाद नीचे भी यहाँ पे आपको साइन करने हैं, यहाँ पे आपका नाम आएगा, और यहाँ पे साइन करके इसको आप पेज नंबर 8 को आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे साइन आपको जो यहाँ पे लिखे होंगे कि आपने जो भी आपने डिटेल्स दी है, दिस इज आई सर्टिफाइड, कि जो भी आपने डिटेल दी है, डॉक्यूमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सही है और मेरी नॉलेज में है और मैंने सही से पढ़ लिया है।
यहाँ पे आपको एक साइन करने होंगे, उसके बाद चौथे साइन आपको यहाँ करने होंगे। उसके बाद इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 45 की डिटेल डाली गई है इसके अंदर, जिसको आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो मैंने बोला था एडेंडम मिलेगा आपको, कि आपको जो सेटलमेंट मिलनी है डेथ क्लेम की, वो किस तरीके से लेनी है, अपने नॉमिनी को दिलवानी है। इसके अंदर ऑप्शन है, आपने जैसे वहाँ पे यस करा होगा तो यहाँ पे यस कर देंगे, नो करा है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपको जो सेटलमेंट है डेथ क्लेम की, वो उनको कितने समय में देनी है, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। अगर आप चाहते हैं उनको लमसम मिल जाए तो उसको नो कर दीजिएगा। सेटलमेंट में करना है तो उसको 5 साल, 10 साल या 15 साल पे यहाँ पे आपको यस करके यहाँ 5 साल या 10 साल, 15 साल लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज अमाउंट देना है, फुल पार्ट ऑफ बेनिफिट जो है, कि कितना अमाउंट लमसम में मिल जाए, उसके बाद परसेंटेज ऑफ बेनिफिट प्रोसीड्स करें। उसके बाद मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या रहे, हाफ ईयरली रहे, ईयरली रहे, क्वार्टरली, मंथली रहे। और हाफ ईयरली, ईयरली के अंदर भी अगर आप चाहते हैं इंस्टॉलमेंट के बेस पे मिले, कि मिनिमम इंस्टॉलमेंट इतनी मिले, 5,000, 15,000, 25,000, 50,000, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप साइन करेंगे यहाँ पे, और डेट और प्लेस, मतलब डेट आज के डालेंगे, आप जहाँ पे से बात कर रहे हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, वहाँ का लिखेंगे दिल्ली या हरियाणा, और नीचे लाइफ इंश्योर्ड का नाम लिख के साइन करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ये है कंप्लीट 300 नंबर फॉर्म। इसके बाद आपको एक कोरोना का फॉर्म भरना होता है। कोरोना के फॉर्म को भरने के बाद साथ में एक एजेंट रिपोर्ट भरनी होती है, जो एजेंट द्वारा भरी जाती है, जिसको एजेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट भी बुलाता है। उसको भरने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसको अटैच करेंगे। अगर आपकी पॉलिसी बड़ी है, जहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देने पड़ रहे हैं, तो आपको इनकम के सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे, मतलब आईटीआर या सैलरी स्लिप, उनको भी सेल्फ अटैच करके आप इस फॉर्म के साथ देंगे। एजेंट इसको सबमिट कर देता है आपको एलआईसी ब्रांच के अंदर। उसके बाद वहाँ पे अंडरराइटर इस पूरे फॉर्म को चेक करते हैं, उसी के बेस पर आपको पॉलिसी को इशू कर दिया जाता है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो 300 नंबर फॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर हमने समझा कि कहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स होती है और कहाँ पे क्या चीज भरनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।